हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से लोग कमेंट्स कर रहे थे। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि आपके सर वीडियोस अब नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। तो एक्चुअली जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा कि आपको लोगों को पता है कि इनकम टैक्स ऑडिट्स काफ़ी कंप्लाइंस होते हैं। सो इसी टाइम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट ऑलमोस्ट हम अपना ऑडिट टास्क फिनिश कर चुके हैं और इसीलिए फिर से सीरीज को जो हमने स्टार्ट की थी वीडियोस कंटिन्यू करने की, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। एंड आपको नए नए जो भी टॉपिक्स हैं टैक्स रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड, उनकी जो भी जानकारी है वो शेयर करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, दिस इज सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो इसमें हम देखेंगे कि कौन इसको ऑप्ट कर सकते हैं और कौन ऑप्ट नहीं कर सकते, किस बिजनेस के लिए आप स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, किस स्कीम के लिए आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, कैसे इसमें टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कैसी अलग नॉर्मल स्कीम से आपकी डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल एसएससी, यानी कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल लोग हैं। तो कोई भी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, ये 3 कैटेगरी के लोग इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच गए यानी जो ऑप्ट नहीं कर सकते वो हैं जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLPs, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। किस बिजनेस के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 4 एक्सेप्शन हैं इसके। पहला, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशनल्स जो डिफाइंड है एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो प्रोफेशनल्स हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के ऊपर हम कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोफेशंस कवर किए गए इनकम टैक्स में, उनके लिए एक सेपरेट ऐसी स्कीम है, कैलकुलेशन अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बिजनेस के लिए बात करते हैं। तो प्रोफेशनल्स एलिजिबल नहीं है। 44A सेक्शन एक है जिसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं, बेसिकली आप गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस करते हैं, तो आप भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड कैटेगरी होती है एजेंसी बिजनेस। आप किसी भी प्रकार की कोई एजेंसी चलाते हैं, आप इस स्कीम के तहत अपना ITA फाइल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं या कोई ब्रोकर हैं, तो आपकी जो इनकम है वो कमीशन की इनकम आपको आती है, तो आप भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो ये हमने बताया कि एलिजिबल कौन लोग नहीं है, कौन है, किस बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं, किसके लिए नहीं ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस स्कीम में, क्या बेनिफिट्स हैं। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। नॉर्मली जैसा कि अगर आप इनकम टैक्स में अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप स्कीम ऑप्ट नहीं करते या करते हैं, डजंट मैटर, तो आपको क्या करना होता है, आप जो भी अपना बिजनेस करते हो उसमें जो भी आपका टर्नओवर है, जो भी आपकी इनकम आ रही है, उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखने होते हैं। लाइक आप कोई बिल काटते हो, बैंक में ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक स्टेटमेंट, सेल्स रिकॉर्ड, फिर आप परचेज करते हो तो परचेज रिकॉर्ड्स, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उस टर्नओवर को करने के लिए, कोई भी अपने एक्सपेंस के हिसाब, आपको सैलरी दी, ट्रांसपोर्ट का, कन्वेंस का, बिजली का बिल, पानी का बिल, लेबर चार्जेस, तो जो भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उन सबका आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है, डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है, जिससे कभी आपका केस स्क्रूटनी में आए या अगर आप ऑडिट में फॉलो करें तो आप जो भी आपका सी है वो जब आपकी ऑडिट करे तो आपके जो खर्चे आपने एंटर किए हैं बुक्स के अंदर उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर सके। इन सब चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना होता है, और अगर आप प्रेस्क्राइब लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में ऑडिट भी कराना होता है। बट अगर आप नॉर्मल हैं, बट अगर आप एलिजिबल एसएससी हैं यानी एलिजिबल पर्सन है और इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस एलिजिबल है, आपको कोई डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अपनी बुक्स की ऑडिट कराने की आवश्यकता है। तो ये बहुत 2 बड़े मेन बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में होते हैं, यानी नॉर्मल तरीके से आप क्या करते हैं, आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है, बेसिकली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आपकी जो इनकम हुई लेस उसमें से जो उस इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे किए वो सारे एंटर करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचा लास्ट में, ये मेरे साल की कमाई है, उस पर आप इनकम टैक्स पे करते हैं। ये होता है नॉर्मल तरीका। बस स्कीम में क्या होता है, एक फ्लैट रेट आपको दिया गया है जो है 8% या 6%।
आपका जो भी टर्नओवर होगा उस पर 8% या 6% अप्लाई करा जाएगा। जो फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा। डिटेल आपको जो 92% 94% जो फ्लैट खर्चा अलाउ कर दिया गया, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। आपको उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और आप इस स्कीम में फ्लैट अपना टैक्स क्लियर करके इजीली कंप्लायंस कर सकते हैं और टैक्स ऑडिट और अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने से बच सकते हैं। बट ये स्कीम बात करी थी हमने स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, तो वो बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर या सालाना जो इनकम है 2 करोड़ क्रॉस नहीं करती, वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। किसी की इनकम अगर लास्ट ईयर जिस फाइनेंशियल की हम बात कर रहे हैं वो 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तो वो स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, उसको फिर नॉर्मल तरीके से ही अपना ITR फाइल करना होगा। और जैसे कि हमने बताया था 2 रेट हैं, 8% और 6%। तो ये है बेसिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन टाइप है आपने किस नेचर से करी है। अगर आपने कैश में डील करते हो तो आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना होता है, यानी आपका प्रॉफिट 2% एक्स्ट्रा कैलकुलेट होगा। 8% आपको कंसीडर करना होगा। अगर आप 6% लेना चाहते हैं तो आपको सारी ट्रांजेक्शन्स या मोस्टली जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो आप करेंसी के थ्रू करते हैं, बैंकिंग मोड के थ्रू करते हैं, IMPS, फ़ोन पे, UPI, गूगल पे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो आप इजीली रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, उसमें आपको जो भी प्रॉफिट जो भी टर्नओवर है, अगर आपका सपोज आपने 1.5 करोड़ का टर्नओवर किया है, 70 लाख आपने ऑन अकाउंट लिया और बाकी जो बचा आपका 80 लाख रुपए वो आपका अगर कैश में आया तो 80 लाख के ऊपर आप 8% की परसेंटेज अप्लाई करेंगे, 70 लाख के ऊपर आप 6% अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो फिगर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जिससे कि लोग कैश को कम यूज़ करें और जो पेमेंट का मोड है वो अच्छा मोस्टली ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए, जिससे गवर्नमेंट को ट्रैक करने में आसानी रहे और जो भी लोग सप्रेशन करते हैं सेल्स का वो ना करें और अपना 2% कम डिक्लेयर करके अपना कम टैक्स पे करके ऑनेस्ट टैक्स पेयर की तरह अपना ITR फाइल करें। सो ये था इस स्कीम के बारे में। अब आइए बात करते हैं, आपने स्कीम को एलिजिबल थे, आपने ऑप्ट भी किया, बट नेक्स्ट ईयर आपने देखा कि अगर मैं स्कीम को ऑप्ट करता हूँ तो मेरा टैक्स ज़्यादा बनता है, एक्चुअल मेरा प्रॉफिट इतना हुआ ड्यू टू एनी रीज़न। आप कहते हैं मैं स्कीम को ऑप्ट नहीं करता, यानी आपने ये स्कीम छोड़ दी, लगातार जिस साल ऑप्ट करी उसके अगले 5 सालों में आपने स्कीम ऑप्ट नहीं करी, आप इससे ऑप्ट आउट कर गए, यानी स्कीम को आपने नहीं सिलेक्ट किया, आप नॉर्मल मोड में चले गए। तो इसके लिए आपको डिसएडवांटेज है। देन जिस साल आप स्कीम को ऑप्ट आउट करते हो, यानी जिस साल स्कीम को आपने छोड़ा उससे अगले 5 साल तक आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है और स्कीम की आप अदर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। अदर कंडीशन क्या थी? आप एलिजिबल पर्सन हो, आपका एलिजिबल बिजनेस है, फिर भी आप स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ये स्पेशल क्लॉज डाला गया है जिससे लोग बार बार स्विच ना करें। कभी मना है तो प्रेजम्पटिव में चले गए, कभी आया तो ऑप्ट कर लिया। पहले ऐसा लोग बहुत करते थे, इसलिए स्कीम में आप स्ट्रिक्ट रहो और आपका जो भी पैटर्न है उसका फॉलो करो। इसलिए स्कीम को अब अगले 5 साल तक आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो कभी भी कहने तो ध्यान से करें, स्कीम को ऑप्ट करना है या नहीं करना, कंपैरिजन करके आप कर सकते हैं। तो ये था इस स्कीम के बारे में, जिसे बोलते हैं सेक्शन 44AD। स्मॉल सेक्शन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं, बट कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है इसके अंदर लोग जो गलतियां करते हैं ये उसको डिस्कस करते हैं। कई बार नोटिस किया है कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो किसी से भी अपना ITR फाइल कराते हैं। मोस्टली उनमें मैं नहीं कहूँगा कि कौन होते हैं, बट मोस्टली जिनको इस अवेयरनेस नहीं होती वो आपका इस सेक्शन में का बेनिफिट उठाते हुए आपका ITR फाइल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। और आपकी जो ITR है वो भी इस तरीके से गलत होती है। जो स्कीम को ऑप्ट करते हैं उनकी ITR फाइल होती है, ITR 4 फाइल करना होता है, बट जिसके लिए स्कीम नहीं होती है वो बिजनेस करता है उसको ITR 3 फाइल करना होता है, जो एक काफ़ी लेंथी ITR होता है, काफ़ी डिटेल ITR होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से लोग जानकारी पहुँचाएँ ताकि स्कीम को बेनिफिट लेकर अपना ITR फाइल कर सकें और अपना टैक्स टाइम से सही तरीके से फाइल कर सकें। धन्यवाद।